आज मैं फिर एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। अपने साथ घटी इस घटना को मैंने शब्दों में पिरोकर कहानी का रूप दिया है। आशा करती हूँ मेरी पहली कहानी की तरह इसे भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बात उन दिनों की है जब नेपाल में माओवादी आतंक अपने प्रथम दौर में था। बहुत ज़्यादा डर तो नहीं था, पर पूरी तरह शांति भी नहीं थी। कभी कभी छुटपुट घटनाएं सुनने में आ जा रही थी। हमारा गांव नेपाल सीमा में स्थित है। हमारी रिश्तेदारी और पारिवारिक संबंध जितने भारत में हैं उतने ही नेपाल में भी। यह सिलसिला हमारी पुरानी पीढ़ियों से ही चला आ रहा है। अगर जहाँ पारिवारिक संबंध होते हैं तो वहाँ सुख दुख में एक दूसरे के यहाँ आना जाना स्वाभाविक है। इसी तरह के एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें नेपाल जाना पड़ा। माओवादियों का कुछ डर तो था, पर जाना भी अति आवश्यक था। इसी वजह से हम 4-5 लोगों ने जाने का निर्णय लिया और निकल पड़े अपनी यात्रा पर। यात्रा का अधिकांश हिस्सा गाड़ी से तय करना था, लेकिन अंतिम 5 किलोमीटर का पैदल सफर चलकर पूरा करना था। और मजे की बात तो यह थी कि हम में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही पैदल रास्ता मालूम। हम लोग प्रातः 8-9 बजे तक घर से निकल गए और लगभग 2.5 घंटे बाद उस जगह पहुंच गए जहां चेक पोस्ट था। आप लोग तो जानते ही हैं कि नेपाल और भारत की अधिकांश सीमा रेखा नदियों से ही तय है। नदी के इस तरफ भारत और उस पार नेपाल। दोनों तरफ दोनों देशों के चेक पोस्ट। बारी बारी से दोनों तरफ चेकिंग और पूछताछ की प्रक्रिया को पूरा किया, पर अब चिंता इस बात की थी कि इस सब में हमारा काफ़ी समय लग गया। हमें गांव पहुंचने में जो समय सोच रखा था, शायद अब वह संभव नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमें चिंता सताने लगी। जब हम नेपाल के उस शहर में पहुंचे जहां से हमें आगे पैदल जाना था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहां पर इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थी। सड़कें बिल्कुल खाली और सुनसान। हमने अपनी गाड़ी को एक रिश्तेदार के यहाँ खड़ा किया और आगे का सफर तय करने का निश्चय लिया, ये सोचकर कि देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। इतने लोग हैं, कोई बात नहीं। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं था। कभी कभी इक्का दुक्का लोग दिख जाते थे, शायद उनकी भी हमारी जैसी मजबूरी रही होगी। हंसते बतियाते हम सब चलते चले जा रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर कुछ देर बाद घुप अंधेरा। क्योंकि दिसंबर का महीना था, 6 बजे ही अंधकार ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। हम लोग अपनी ही धुन में चलते चले जा रहे थे, इस बात से अनजान कि जो रास्ता हमने पकड़ा है वो एकदम गलत है। इस बात का एहसास हम सबको तब हुआ जब हम गांव न पहुंचकर जंगल की तरफ पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या करें? आगे तो घना जंगल है। इधर उधर देखा, कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय बड़े बड़े पेड़ों के। रात के अंधेरे में कुछ ज्यादा ही बड़े और भयानक लग रहे थे। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति यह थी कि अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ समय बाद हम में से एक व्यक्ति ने कहा, देखो, बहुत दूर रोशनी सी दिखाई दे रही है। तब सबने उस तरफ ध्यान से देखा तो वाकई में रोशनी सी थी। ऐसा लग रहा था जरूर वहां पर कोई घर या आबादी होगी। सोचा जंगल से तो अच्छा है कि वहां पहुंचकर देखा जाए। सभी ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए। लगभग आधा घंटे बाद हम उस रोशनी वाली जगह पर पहुंच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो 7-8 झोपड़ियों वाला एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी भी किस्म की कोई आहट नहीं थी। हो सकता है वो लोग हमें चोर या माओवादी कुछ भी समझ रहे हों, इसी वजह से चुपचाप हो गए हों। खैर, थोड़ी देर बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर हमने एक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने बड़ी तेज आवाज में पूछा, कौन है? तुम लोग कहाँ से आए हो? क्या चाहिए तुमको? एक साथ इतने सारे सवाल। घबराहट के मारे बुरा हाल था। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, अरे डरिए नहीं, हम लोग कोई चोर वोर नहीं हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमें स्वर्णपुर जाना है। वो औरत बोली, सच सच बताइए कि आप लोग सही में रास्ता भटक गए हैं या कोई और बात है?
हम लोगों ने बहुत मिन्नतें की, कसमें खाई कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जिनके घर जाना था उनका नाम भी बता दिया और साथ में यही भी बता दिया कि किस कारण से वहाँ जाना है। अगले कुछ पल तक दोनों तरफ बिल्कुल चुप्पी रही। ना वहां से कोई आवाज आई और ना ही हम में से कोई बोला। शायद वो लोग अपने को आश्वस्त कर रहे थे कि जो भी हमने कहा उसमें सच्चाई है। अचानक अंदर से आवाज आई, आप सब लोग थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। हम सब ने एक दूसरे का चेहरा देखा, जैसे कि आपस में मौन प्रश्नावली कर रहे हो कि किस तरह का इंतजाम। इतने में ही चर्र की आवाज के साथ झोपड़ी का दरवाजा खुला और दो सयानी औरतें बाहर निकली। उन दोनों के हाथों में एक एक लंबे लंबे मोटे मोटे डंडे थे, जिसे देखकर हम लोग एकदम चौकन्ने हो गए। बस लग रहा था अगले ही पल ये डंडे तड़ातड़ हमारी खोपड़े में पड़ने वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन डंडों की सहायता से उन लोगों ने झोपड़ी के ऊपर पड़े हुए एक बेकार साइकिल के टायर को निकाला और उसके दो टुकड़े किए। हम सब सांस रोके इस प्रक्रिया को देख रहे थे, सोच रहे थे अब ये क्या है। खैर, राम राम जपते सभी देवी देवता को याद करते हुए बिल्कुल मूर्तिवत खड़े रहे। उन दोनों में से एक औरत अंदर गई और एक टायर के टुकड़े को जलाकर लाई, जिसे वहां पर काफी अच्छी रोशनी हो गई। उन लोगों ने बड़े गौर से हम सबको देखा और नेपाली में कुछ बोला, जो आधा समझ में आया और आधा समझ के बाहर था। खैर, आगे बढ़कर एक औरत बोली, पीछे पीछे आओ। हमने उसकी आज्ञा का पालन किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह किया और पीछे पीछे चल दिए। वो औरतें काफी तेज चल रही थी और हमें भी तेज तेज चलने के लिए कह रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि टायर जब तक जलेगा तब तक रोशनी रहेगी और उसी तय सीमा के अंदर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। तेज तेज कदमों से हमने आधे घंटे का रास्ता पार किया। इतने में ही एक रास्ता नजर आया। वो औरतें वहीं खड़ी हो गईं और दूसरे टायर के टुकड़े को जलाकर हमारे साथ वाले व्यक्ति के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, अब आप लोग इसी रास्ते पर सीधे सीधे चलते चले जाइए, रास्ते में कहीं भी नहीं मुड़ना है। कुछ समय बाद वह गांव आ जाएगा जहां आप लोगों को जाना है। इतना बोलकर वह दोनों वापस चली गई। हम सब ने तहे दिल से उन्हें धन्यवाद दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब वो औरतें तो थी नहीं, डर भी लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर तक डर और टायर की रोशनी के साये में तेज तेज चलते रहे। अनजान रास्ता था, चलते ही चले जा रहे थे। कोई गिरता तो कोई दूसरा उसे सहारा देकर उठाता, फिर सब चल पड़ते। अपनी ही चप्पल और जूतों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। कोई भी पीछे नहीं रहना चाह रहा था। हम सब तेजी के साथ चलते ही चले जा रहे थे। अब कुछ कुछ घर दिखाई देने लगे, जिससे कुछ आस बंधी कि सही चल रहे हैं। फिर कुछ और चलने पर हमें अपनी मंजिल दिखाई दी। तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। सबने एक दूसरे का मुंह देखा। अब डर कुछ कम हुआ और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। चलो, अब सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। अंत में हम सब लोग यही सोच रहे थे कि जो कहानी बचपन में हमें दादी नानी ने सुनाई थी, वही कहानी आज हमारे ऊपर चरितार्थ हो गई। यानी कि जंगल, झोपड़ी, रात का अंधेरा, बूढ़ी औरत, मशाल और दूर बहुत दूर चमकती रोशनी। आज की कहानी का सार यही है कि जीवन में कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। कौन, कब, कहाँ, किस रूप में आपकी मदद करेगा, ये कोई नहीं जान सकता।